ऑप्टिक्स के एडवांस टेस्ट के सॉल्यूशंस, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि एक वॉल क्लॉक है, वो 4 आवर 25 मिनट 37 सेकंड बता रही है, और वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम दैट इट्स इमेज विल रिफ्लेक्ट इन प्लेन मिरर। तो वो निकालने का तरीका मैं कंसेप्चुअल टेस्ट में भी आपको बता चुका हूँ, एडवांस टेस्ट में भी आप सीख लो। तो वो तरीका ये है, 12 आवर में से जो भी टाइम है क्लॉक का माइनस कर दो। तो 12 आवर को लिखने का तरीका होगा 11 आवर 59 मिनट एंड 60 सेकंड में से आप माइनस कर दो जो एक्चुअल क्लॉक का टाइम है, विच इज़ 4 आवर एंड 25 मिनट एंड 37 सेकंड। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको ये टाइम मिल जाएगा 7 आवर 34 मिनट एंड 23 सेकंड। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सेकंड। इसको आप लिखो इंपॉर्टेंट, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम कहलाता है। हर टेस्ट के अंदर एडवांस लेवल के आपको देखने को मिलेगा, तो प्रॉब्लम को अच्छी तरह सीख लेना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है पॉइंट सोर्स हैज बीन प्लेस्ड, तो पॉइंट सोर्स को यहाँ पे रखा गया। अब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस स्क्रीन के ऊपर जाएगी। वी हैव टू फाइंड आउट दैट रीजन जिस पे रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के मिल रही हैं। तो हमें वो लेंथ फाइंड करनी है स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो मेथड देखो, सबसे पहले मिरर के एक एंड पे रे को इंसिडेंट कराया और यहाँ से हमने रे को रिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी इंसिडेंटेड रे, इसको मैं थोड़ा सा साफ बना दूँ। तो ये हो गई इसकी इंसिडेंटेड रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। मान लो ये y1 की पोजीशन पे जाकर के मिलती है। अब आप अच्छी तरह जानते हो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है वो तो इक्वल होता ही है, एज वेल एज मिरर के सरफेस से जो एंगल बनाएगी वो भी इक्वल होता है। मतलब ये रहा मिरर, तो इस मिरर के सरफेस से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो अब आप एक साइड से tan अल्फा की वैल्यू निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करते हुए, दूसरे साइड में इसको यूज करके y1 यानी इस रे की पोजीशन को निकाल लो। तो tan अल्फा की वैल्यू यहां से होगी h/h, राइट साइड से हो गई y1/3h। तो यहां से y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3h के इक्वल, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं। तो ये इंसिडेंट रे रही, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे। अब अगेन ये एंगल बीटा, तो ये वाला एंगल बीटा, ये इक्वल होंगे। तो हम सिमिलरली लेफ्ट साइड से tan बीटा निकाल के राइट साइड में पुट करके ये सेकंड रे की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो tan बीटा इक्वल्स टू लेफ्ट साइड से देखो कितना हुआ, परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया आपके पास 2h, राइट साइड से y2/2h। तो y2 की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज इक्वल्स टू 2h। नाउ लेंथ अगर हमें निकालनी है कि कितनी लेंथ के ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के इंटरसेप्ट कर रही है, ये लेंथ, तो दिस लेंथ इज इक्वल्स टू y1 - y2, दैट मीन्स 3h - 2h, मतलब फाइनल आंसर आ गया h के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, प्रॉब्लम को, मेथड को फिर से लगा लेना ताकि ये आपका गलत ना हो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका प्लेन मिरर में रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। मेथड क्या होता है, देखो ये जैसे प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल चलेगा तो इमेज भी मिरर के पैरेलल चलेगी, मतलब पैरेलल वाली वेलोसिटीज एज इट इज होती हैं। बट जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, बट डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो ये जैसे इधर जा रहा है प्लस आई कैप में, तो ये आएगा माइनस आई कैप में। तो हमेशा ध्यान रखना, मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, इमेज की वेलोसिटी उसके अपोजिट होती है। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं हम साइन रिवर्स टेक्निक। अच्छा, ये सब तब ट्रू होता है जब मिरर रेस्ट पर हो। इसका मतलब अगर मिरर मूव कर रहा है तो हमें मिरर को पहले रिलेटिवली रेस्ट पर लाना पड़ेगा। तो पहले मैं डाटा इसका एक जगह पर लिख लेता हूं। देखो आप सॉल्यूशन प्लेन मिरर की वेलोसिटी हमें दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो सबसे पहली स्टेप, मिरर मूव कर रहा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे। तो VOM, ये निकालना बहुत आसान है। इसके लिए आप VO माइनस VM कर लो। तो ऊपर की दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर लो, आपको VOM मिल जाएगा। और ये मैंने किया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको, माइनस आई कैप माइनस j कैप एंड माइनस 3k कैप। ठीक, अब दूसरी स्टेप, अब आप इमेज की वेलोसिटी लिखो और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसका साइन रिवर्स कर दो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का पता नॉर्मल से चलेगा। तो देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है k कैप इज नॉर्मल, तो k कैप वाली वेलोसिटी का साइन रिवर्स कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का साइन हमने रिवर्स कर दिया। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करो, VIM प्लस VM। VIM मैंने कैलकुलेट कर ही दिया और VM क्वेश्चन में हमें दे ही रखा है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप
और इधर आ जाएगा 11 के कैप। अब आप आंसर मिलाओ, आपको आंसर मिल जाएगा बी वाला करेक्ट। तो ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो। हर एक टेस्ट के अंदर, अच्छे लेवल के टेस्ट के अंदर आपको ये प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। ओरिजिनली ये IIT 2001 का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ये दो मिरर दे रखे हैं जो आपस में पैरेलल है और एक रे ऑफ लाइट इन पे इंसिडेंट होती है 45 डिग्री के एंगल पर। लेंथ ऑफ मिरर इज 1 मीटर एंड सेपरेशन बिटवीन टू मिरर इज 1 सेंटीमीटर। तो ये सेपरेशन हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें पता करना है रे कितने रिफ्लेक्शन सफर करेगी जब वो फाइनली रे इससे मिरर असेंबली से बाहर निकलेगी। तो मेथड ये है, सबसे पहले आप रे को अंदर लाओ, तो ये रे यहाँ पर आई और इसने एक्स लेंथ कवर करी। इस एक एक्स लेंथ में रे एक बार रिफ्लेक्ट हुई है और अगली बार होने जा रही है, ठीक है ना। तो हम काउंट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन जितने वो कर चुकी है। टोटल गिनने के लिए हमें ये वाला फाइनली और ऐड करना पड़ेगा, तब रे बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स कितना है, और आप राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लोगे। ये 45 है तो दिस इज ऑल्सो 45, तो tan 45 इज इक्वल्स टू x बाय 1 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तो यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में रे एक बार रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है ना। अब अगली स्टेप, तो लेट अस से दैट रे ने n रिफ्लेक्शन किए हैं, कर चुकी है। तो n बी द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टिल लेंथ l। तो l लेंथ तक रे n बार रिफ्लेक्ट कर चुकी है और एक बार और करना है फिर बाहर जाएगी। तो n इंटू एक्स की वैल्यू जो होगी वो l के बराबर होगी। अब डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो, x हमने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर, l हमें ऑलरेडी नोन है विच इज 1 मीटर, तो हम इसको 100 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू आई 100। तो इतने रिफ्लेक्शन रे कर चुकी है, बट सिंस वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएंगे n+1। दैट मींस आंसर हो जाएगा 101, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फिफ्थ वाला। इस तरीके का प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके नीट में आ चुका है, आपको ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए कंपटीशन में लगाना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक मिरर बिल्कुल इस तरीके से रखा हुआ है स्क्रीन के पैरेलल, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि ये मेरे हाथ को मिरर ले लो और ये स्क्रीन ले लो, यहाँ से एक लाइट निकल करके स्क्रीन के ऊपर टकराती है, वापस इधर मिरर पे आ जाती है। अब हम मिरर को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो रे है ये फिर जाकर के कहीं और टकराएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ एंगल पर जाकर के इंसिडेंट होगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। ये कह रहा है अब लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट यूज टू मेजर स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो एक लैम्प स्केल अरेंजमेंट है जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शन मेजर करने के काम में आता है। S' इज अ ग्लास स्केल। तो ये S' एक ग्लास की स्केल है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर mm एंड I इज द पोजीशन ऑफ लाइट स्पॉट फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो I जो है, I यहाँ पर आप इसको ले लो, ये लाइट स्पॉट की पोजीशन है जो रिफ्लेक्शन के बाद बनी है। ओके, द मिरर इज डिफ्लेक्टेड बाय 10 डिग्री एंड कम्स टू द डिफ्लेक्टेड पोजीशन mm'। तो मिरर अब mm' पर आ गया। मिरर को हमने 10 डिग्री से रोटेट किया, तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी? रिफ्लेक्टेड रे जितने से मिरर रोटेट करते हैं उसके डबल से रोटेट करती है, मतलब ये एंगल हो गया 20 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। लेट अस से दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज t। तो अब हम यहाँ लगा दे रहे हैं tan 20 डिग्री की आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू d/1। तो d की वैल्यू आ गई tan 20 डिग्री। अब क्योंकि 20 डिग्री एक छोटा एंगल है तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करने जा रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो आप देखना, तो d इज इक्वल्स टू tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब डिग्री में तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर भाई एक तो 1 मीटर मल्टीप्लाई में था, उसको मत भूल जाना, यूनिट मीटर में ही आएगा, डिग्री में नहीं आ सकता। तो 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तो वही रिजल्ट देगी। तो 20 डिग्री, अब डिग्री को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 इंटू पाई बाय 180, यूनिट रेडियन नहीं, यूनिट फाइनल क्या आ गया? मीटर, क्योंकि वो नीचे से ये 1 मीटर इधर मल्टीप्लाई में गया था, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आ गया π/9 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मिला अप्रॉक्सीमेटली π/9 मीटर। पाई की वैल्यू 3.142 हम डाल देते हैं बाय 9 मीटर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर फाइनली 36.4 यूनिट इसका सेंटीमीटर में मिल जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिक्स्थ प्रॉब्लम पर। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है क्यूबिकल रूम इज फॉर्म विद 6 प्लेन मिरर। तो एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मली, चलो मैं इधर डायग्राम में बनाता हूँ, ये क्यूबिकल रूम ले लो आप, और इसकी जो 6 वॉल्स हैं, 6 वॉल्स हैं, वो सब मिरर का काम कर रही हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एन इंसेक्ट मूव अलोंग द डायगोनल ऑफ द फ्लोर। तो फ्लोर के डायगोनल पर इंसेक्ट चल रहा है, ये रहा फ्लोर और ये इसका डायगोनल, इस पे कोई इंसेक्ट इधर चल रहा है। ओके, विद यूनिफॉर्म स्पीड द वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज इन टू एडजेसेंट वॉल इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सामने वाली दीवार और इधर वाली दीवार में वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो मैं इसका 2D व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये फ्लोर बनाया हमने, ये इसका डायगोनल है, इंसेक्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी इसमें और एडजेसेंट इसमें हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इधर भी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द रूफ। अब रूफ जो होगी, रूफ यानी जो ये पोर्शन है, तो ये जो वेलोसिटी दिखाएगी वो इमेज की टोटल वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी। तो इमेज की वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे पास है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखूं तो एक्चुअली में आ गई है 20 i कैप
प्लस 20 दे गया। अब रूफ जो है वो तो दोनों कंपोनेंट एक साथ शो करेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड शो करेगा विच विल बी 20√2 यूनिट हो गया इसका मीटर पर सेकंड। यहाँ जो भी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपका इसमें 20√2 के हिसाब से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेवंथ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम प्लेन मिरर को जितने एंगल से घुमाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में उसके डबल एंगल से घूमेगी। तो जैसे सपोज करो ये रहा प्लेन मिरर, ये आ रही है इंसिडेंट रे और इधर चली गई ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गई। अब आपने मिरर को घुमाया थीटा एंगल से, मिरर घूमा तो नॉर्मल भी घूमा, तो रिफ्लेक्ट अच्छा इंसिडेंट वैसा का वैसे ही है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो टोटल 2 थीटा के एंगल से टर्न होगा। तो अगर ये एंगल पहले इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का अल्फा होगा तो अब यही एंगल चेंज होकर के अल्फा प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल लैंग्वेज का मतलब है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। आप कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, डबल हो जाएगा। अरे प्लेन मिरर की बेसिक प्रॉपर्टी जो रहेगी वही रहेगी कि प्लेन मिरर में जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतना हमेशा साइज ऑफ इमेज रहता है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन है सी यानी रिमेन्स द सेम। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 8th वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर सो दैट व्हाटएवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द टू मिरर बी ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। अब पहले इसका मतलब समझो, मतलब दो मिरर के बीच का हमें एंगल निकाल के देना है, ठीक है ना। क्यों, सच दैट इंसिडेंट रे आए कितने भी एंगल पर आए कोई फर्क ना पड़े, और जब वापस जाए तो इसके पैरेलल या फिर ऐसे बोलो एंटी पैरेलल जाए। तो अब इस सिचुएशन में आप चेक करोगे तो डेविएशन की वैल्यू होगी पाई, और डेविएशन का फॉर्मूला आप जानते हो 2 पाई माइनस 2 थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 थीटा की वैल्यू होगी पाई और थीटा की वैल्यू होगी पाई बाय 2। तो ये बात ये इंडिकेट कर रही है कि अगर दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर रखे हुए हो तो ऐसे में व्हाटएवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, डेविएशन विल ऑलवेज बी पाई, यानी इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल या फिर जनरल लैंग्वेज में बोला जाए पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 9th वाला, ये भी आपका कंसेप्चुअल है। ये कह रहा है रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस आर। तो ये एक बेसिक थ्योरी का पॉइंट है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, आप पहले से पढ़ के नहीं गए हो तो डेफिनेटली गलती करोगे। तो रे ऑप्टिक्स तब वैलिड होती है जब ऑब्जेक्ट के डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफी बड़े हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑब्स्टिकल का साइज या फिर ऐसे बोला जाए ऑब्जेक्ट का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होने लग जाएगा तो ऐसे में डिफ्रैक्शन अगर करता है, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन, आप डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर देखा होगा, आपने कंसेप्ट समझा होगा कि डिफ्रैक्शन तब अकर करेगा जब वेवलेंथ जो होगी लाइट की वो कंपैरेबल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो अगर हमें रे ऑप्टिक्स वैलिड करानी है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है ना। ये थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, पता होगा तो आएगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 10th। ये कह रहा है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। तो ये रही व्हाइट लाइट जो ग्लास और एयर के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है। इफ ग्रीन लाइट जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द इमर्जिंग रे कंटेन्स, तो जो बाहर निकलेंगी रेज वो कौन कौन सी होंगी, वो कौन कौन से कलर कंटेन करेंगी। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन है, विबग्योर को आपने ऐसे अरेंज करा, ठीक है ना। अब क्रिटिकल एंगल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये 1/μ के बराबर होता है। मतलब जिस का म्यू जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना कम, ठीक है ना। जितना क्रिटिकल एंगल कम उतनी जल्दी वो टीआईआर करेगी, और जितना क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा उतनी डिफिकल्टी से कोई भी रे टीआईआर करेगी। अब इसका खेल समझो, यहां से यहां जाने पर वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ता जाता है। अब वेवलेंथ आप जानते हो म्यू के इनवर्स में आता है, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू कम होता जाएगा। म्यू जितना कम होता जाएगा क्रिटिकल एंगल उतना बढ़ता चला जाएगा। इस बात का मतलब ये निकला कि रेड कलर बहुत मुश्किल से टीआईआर करेगा क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा है और हमें लाइट को ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो अब आप समझो, ये बोल रहा है ग्रीन कलर की लाइट जस्ट टीआईआर कर रही है, तो अब कौन कौन से कलर टीआईआर करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो ग्रीन के पीछे वाले जितने भी कलर होंगे इनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन से छोटा होगा और इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया, तो ये वाले सारे के सारे कलर विल अंडरगो टीआईआर। मतलब ये कलर्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे, ये कलर सारे के सारे अंदर मिलेंगे। कौन से, जो उससे कम वाले हैं, छोटे क्रिटिकल एंगल वाले। अब येलो, ऑरेंज, रेड, ये तीन कलर जो है इन तीन का क्रिटिकल एंगल बड़ा है, इंसिडेंस का एंगल छोटा है, तो ऐसे में यहाँ ये वाली जो रेज होंगी ये बाहर इमर्ज आउट कर जाएंगी, तो इसके लिए विल अंडरगो इमर्जेंस। तो ये कलर्स इमर्ज होंगे बाहर और ये कलर बाहर इमर्ज नहीं होंगे। तो अब हमें पता करना है देन द इमर्जिंग रे कंटेन्स, तो इमर्जिंग रे विल कंटेन येलो, ऑरेंज, रेड, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। अगर वो पूछ लेता रिफ्लेक्टेड रे कौन से कलर कंटेन करेगी तो जवाब होता वॉलेट, इंडिगो, ब्लू। तो इसको भी कॉपी में नोट बना के लिख लो कि अगर
कोई कलर जस्ट TIR कर रहा है, ठीक है ना, ये लिख लेना प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कलर जस्ट TIR कर रहा है तो उसके आगे के कलर जो होंगे वो TIR नहीं करेंगे, क्योंकि उनका क्रिटिकल एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इंसिडेंस का एंगल छोटा हो जाएगा। बट उससे पहले वाले कलर TIR करते रहेंगे। तो इसको एज इट इज कॉपी में नोट बना करके लिख लो एक लाइन का, और बात के लिए इसको याद रखना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 11th कह रहा है व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये भी एक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, पर काम का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के सबसे ज्यादा नेगेटिव थ्योरी बेस्ड नहीं होते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर which the refractive index is different then which of the following will change। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कौन कौन सी चीजें चेंज करती हैं। तो जो जो म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो चेंज करेगा। जैसे लैम्डा मीडियम का फॉर्मूला लैम्डा एयर बाय म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय म्यू। फ्रीक्वेंसी लाइट की कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं करती मीडियम चेंज करने पर। तो अब आप चेक करो कि कौन कौन सी चीजें चेंज करेंगी, कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं करेंगी। तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज करेगी बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। ऑप्शन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी तीनों चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ये ऑप्शन गलत है। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब चलते हैं हम 12th वाले प्रॉब्लम पर। 12th वाला प्रॉब्लम कह रहा है हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ मटेरियल वैरी विद वेवलेंथ। तो म्यू का वेरिएशन वेवलेंथ के साथ कैसा होता है। तो इसको बोलते हैं कॉचीज रिलेशन, और ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया, और ये होता है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, जहां a और b कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये कॉचीज फॉर्मूला कहलाता है। रिजल्ट आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो ये रहा हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अच्छा, फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर की हमें रखी है 10 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है। कैसे रखा गया वो अभी देख लेंगे। Then the size of area of the image if object be 4 mm broad and 12 mm long, assume that plane of object is perpendicular to axis। अब कैसे रखोगे, ऐसे नहीं रख सकते आप ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको नहीं सर ये आता है परपेंडिकुलर, नहीं, ये वाली चीज़ देखो ना, ये जो चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो उसे रखने का तरीका ये रहा। अब चेक करो, लेंथ भी परपेंडिकुलर होगी और विड्थ भी परपेंडिकुलर होगी। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया है, ठीक है ना। 4 mm इसकी विड्थ है और 12 mm इसकी लेंथ है। तो 12 बाय 4 mm का ये ऑब्जेक्ट है। हमें पता करना है एरिया ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा जाए तो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m ट्रांसवर्स का स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ m ट्रांसवर्स निकालना है। तो m ट्रांसवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला f अपॉन f माइनस यू, f की वैल्यू -10 और प्लस माइनस माइनस प्लस यू की जगह आ गया 18। तो रिजल्ट आया -10 बाई 8 मतलब 5 बाय 4, तो माइनस का 5 बाय 4। अब हम एरिया निकालते हैं इमेज का। तो वो गया m ट्रांसवर्स का स्क्वायर 25 बाई 16 इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 12 बाय 4, 12 इंटू 4, ये हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। अब आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो 4 तो 75 मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर लो, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इस हिसाब से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 14th वाला। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम हुज वेवलेंथ इज 4000। तो 4000 वाला मीडियम जो हो गया वो रेयर हो गया या डेंसर हो गया, पहले आइडेंटिफाई करो। जिसका लैम्डा कम उसका म्यू ज्यादा। तो ये कम है ये ज्यादा है, इसका मतलब म्यू इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, यानी लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, हमें पता करना है क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले दोनों वेवलेंथ का जो रेशियो हो गया वो μ2 बाय μ1 के, मतलब म्यू के इनवर्स में आ गया, ठीक है ना। तो λ1 बाय λ2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में हो गई 4000 बाय 6000, ठीक है। ये हो गया हमारे पास μ2 बाय μ1, और यहां से हमारे पास ये आ गया 2/3 इक्वल्स टू, अच्छा अब μ2 कौन सा मीडियम हो गया, ऑब्वियसली फिर रेयर हो गया, और ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर हो गया। अब हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी, μd से μr, और सरफेस पर जब वो क्रिटिकल एंगल पर टकराएगी तो उसका जस्ट TIR होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। अब आप स्नेल्स लॉ यूज करो, तो μd sin IC, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इक्वल्स टू μr और sin 90 हो गया 1। तो sin IC की वैल्यू हो गई μr
बाय म्यू डी, और वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 2/3। यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो गया डी वाला। तो आई थिंक आराम से समझ आ गया होगा, सिंपल प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब देखते हैं बेटा 15th वाला प्रॉब्लम। इस 15th वाले प्रॉब्लम में हमसे बोल रहा है द ग्राफ बिटवीन लैटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज v इज गिवन बाय। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन देखना पड़ेगा कि m और v के बीच का क्या रिलेशन है। तो देखो m का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए v/u, पर इसमें u भी है, हमें सिर्फ m वर्सेस v का ग्राफ चाहिए। तो हम यहाँ u को रिप्लेस करेंगे लेंस इक्वेशन से। तो u का फॉर्मूला आप लेंस इक्वेशन आप जानते ही हो 1/f 1/v माइनस 1/u। यहाँ से u की वैल्यू उठाते हैं, ये हो गई vf अपॉन f माइनस v, और इस इक्वेशन को मैं ऊपर इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखते क्या आता है। जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे v से v कैंसिल हो जाएगा, m का फॉर्मूला बनेगा f माइनस v डिवाइडेड बाई f। सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -1 अपॉन एफ v प्लस 1। अब आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। m को y एक्सिस पर रखा -1/f टाइम्स v को हमने x एक्सिस पर रखा +1। तो अब आप देख लो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इसका -1/f है और y इंटरसेप्ट इसका +1 है। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा बनेगा। स्लोप +1 से ग्राफ स्टार्ट होगा और डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप y इंटरसेप्ट होगा वो तो +1 हो गया, और स्लोप जो हो गया इसका वो हमारा -1/f के बराबर हो गया। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको 1 to 15 तक के सारे सोल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बताए उन प्रॉब्लम को जरूर अलग से कर लेना। थैंक यू सो मच।